बाबा विश्वनाथ की नगरी से स्वागत करते हैं हम आपका स्टडी विद टीम बनारस में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में आज डिस्कस करते हैं ऑनलाइन एग्जाम में हुए पेपर 31 दिसंबर 2021 के पेपर को। इसमें हम लोग सीडीपी पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। ठीक है, बालक क्या होता है, एक परिवार में ही जन्म लेता है जो उसके लिए प्राथमिक समाज का रूप लेता है। इसीलिए परिवार को ही बालक का प्राथमिक सामाजिकरण भी कहा जाता है। फिर बाद में उसके संपर्क में दूसरे लोग आते हैं जहां उसका सामाजिक दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, तो बच्चा परिवार से निकल के फिर उसके बाद जब समाज में जाता है तो समाज को उसका द्वितीयक सामाजिकरण कहते हैं। समाज हुआ, संस्था हुआ, धर्म हुआ। ठीक है, तो ये सब द्वितीयक सामाजिकरण के अंतर्गत आते हैं। बालक द्वारा अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करना, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं एवं अपने इंटरेस्ट, अपने रुचियों पर नियंत्रण करना, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करना आदि उसके सामाजिक विकास के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, एक धागे में मोती पिरोना। तो आपके सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत वह सारे आपके फाइन मोटर आ जाएंगे। मतलब कि आपके शरीर के जो सूक्ष्म भाग है, जैसे आपकी हाथ की अंगुलियों का प्रयोग, आपकी आंखों का प्रयोग, ये सब सूक्ष्म गति के अंतर्गत आ जाएंगी। आप जब एक धागे में मोती को पिरोते हैं तो आप अपनी अंगुलियों का बारीकी से प्रयोग करते हैं। ठीक, अपनी अंगुलियों का प्रयोग करते हैं। किंतु जब आप अपने दोस्तों के साथ दौड़ते हैं तो दौड़ने के लिए अपने पैरों का प्रयोग करते हैं, अपने पूरे मतलब पैर का प्रयोग करते हैं। तो यह आपका स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तब भी आप अपने पैरों का प्रयोग करते हैं, तो यह भी आपकी स्थूल गतिक कौशल यानी कि ग्रास मोटर के अंतर्गत आता है। जबकि खरगोश की तरह फुदकना, जब आप फुदकते हैं, उछलते हैं, तब भी यहाँ पर आपका जो स्थूल गतिक कौशल यानी कि ग्रास मोटर कार्य करता है। जबकि आप एक धागे में मोती को पिरोते हैं, चाहे आप बुनाई करते हैं, स्वेटर बुनते हैं, या फिर अपने शर्ट के बटन को बंद करते हैं, या फिर ड्राइंग करते हैं, तो ये सारे कार्य करने में आपका फाइन मोटर यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल कार्य होता है। तो ये सब सूक्ष्म गतिक कौशल के उदाहरण हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति या गुण पूर्णतः आनुवांशिक है। आँखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास या सामाजिक कौशल। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, आँखों का रंग। जो हमारे आँखों का रंग होता है वह पूर्णतः आनुवांशिक गुण होता है, क्योंकि इसको वातावरण द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता है। जबकि हमारी बुद्धि, नैतिक विकास और सामाजिक कौशल में क्या होता है, वातावरण का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और वंशानुक्रम होता क्या है, अगर ये नहीं पता है तो जान लीजिए कि वंशानुक्रम हमारे माता पिता एवं पूर्वजों से प्राप्त गुण होता है, जो हमें विरासत में मिलता है, यानी कि जो हमें उनसे प्राप्त होता है। और वंशानुक्रम क्या होता है, जैव की दृष्टि से जटिल तथा एक अमूर्त धारणा होता है। ठीक है, तो आँखों का रंग क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से आनुवंशिकी है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय सामाजिकरण की रिक्त स्थान संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। तो अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि केवल परिवार ही हमारा प्राथमिक संस्था होता है, यानी कि प्राथमिक सामाजिकरण होता है। इसके अतिरिक्त जब बच्चा अपने घर से निकल के चाहे विद्यालय में जाए, चाहे समाज में चाहे किसी संस्था में जाए, तो वो सब क्या होते हैं, द्वितीयक कारक होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कैसा कारक है, तो वह उसका द्वितीयक कारक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक स्तर। इसी को इंग्लिश में कन्वेंशनल लेवल भी कहा जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के
पारंपरिक स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। इस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण संपूर्ण रूप से आंतरिक नियंत्रण में होता है। यह नैतिकता का उच्च स्तर होता है। इस अवस्था में बच्चों में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरों से भी सम्मान पाने की भी इच्छा उनकी होती है। इस अवस्था में बच्चे दूसरों को अच्छा लगने या अन्य की सहायता करने या अन्य द्वारा स्वीकृत होने वाले व्यवहार में रुचि लेते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चा कोई कार्य इसलिए करता है ताकि कोई उसे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की करे, यानी कि वो हमेशा दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए कोई कार्य करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, समायोजन। आइए जान लेते हैं कि क्या होता है समायोजन और क्या होता है समावेशन। जीन पियाजे ने दोनों की बातें की हैं, एक समायोजन और एक समावेशन। जब हम अपने स्कीमा में केवल किसी नई चीज़ को ऐड कर लेते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, तब तो हमारा समावेशन होता है। किंतु जब हम अपने स्कीमा में क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं, संशोधन करते हैं, तो उसे समायोजन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सीता ने क्या किया है कि साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव किया है। देखिए यहाँ पर उसने चेंजिंग किया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, आपका समायोजन हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिक्त स्थान अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। तो किसमें तेजी से विकास होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। और यह अवस्था आपका 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 7 वर्ष तक चलता है। इसमें संकेतात्मक कार्यों का एवं भाषा प्रयोग क्या होता है, बच्चों का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और इसकी बात किसने की है? तो आपकी जीन पियाजे ने बात की है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिक्त स्थान में एक अध्यापिका और 2 से 4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो यह क्या दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, अन्योन शिक्षण। अन्योन शिक्षण में क्या होता है, एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और यह जो आपका अन्योन शिक्षण होता है, इसी को इंग्लिश में रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। यह एक प्रकार का क्या होता है, निर्देशात्मक गतिविधि होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सुझाई है? तो उन्होंने कौन सी तकनीकी सुझाई है? अनुदेशनात्मक पाड़ को ही ढांचा कहते हैं या फिर इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने अनुदेशनात्मक पाड़ तकनीकी का सुझाव दिया है। इससे तात्पर्य होता है कि छात्रों को सीखने और समस्या समाधान के लिए दिए जाने वाला समर्थन, यानी कि अस्थायी सहायता, टेम्परेरी हेल्प। जैसे अगर कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, वो साइकिल चला रहा है किंतु वह गिर जा रहा है, साइकिल नहीं चला पा रहा है, तभी उसके पिताजी आते हैं और उसके साइकिल को पकड़ते हैं और बच्चा अब क्या कर रहा है, साइकिल चला पा रहा है। ठीक है, और जब वो साइकिल चलाना सीख जा रहा है तो क्या कर रहे हैं, उसके पिताजी अब साइकिल को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके पिताजी द्वारा उसे मतलब कि अस्थायी रूप से थोड़ी सी सहायता दी गई, टेम्परेरी हेल्प दिया गया, जिसके द्वारा क्या होगा, बच्चा अब साइकिल चलाना सीख गया है। तो इसी को पूरे प्रोसेस को स्कैप फोल्डिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपके प्रगतिशील शिक्षा की बात जॉन डेवी ने की है। इसी को इंग्लिश में प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहा जाता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चा हमेशा एक्टिव होता है और इसमें जो टीचर होता है वह क्या होता है, फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, एक सुविधादाता की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए।
ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है। हावर्ड गार्डनर से आपका सीटेट में 1 से 2 प्रश्न हर साल ही पूछा जाता है। हावर्ड गार्डनर ने ही बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, जिसे इंग्लिश में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा या स्वभाव को समझने की योग्यता क्या कहा जाता है, तो उसे आपका कहा जाता है अंतर वैयक्तिक बुद्धि। क्या कहा जाता है? अंतर वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लड़की की तरह न रो, तुम लड़के हो पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया, यह वाक्य क्या दर्शाता है? तो यह क्या दर्शाता है? यह आपका जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता सोच या मान्यताओं के चलते ही लोग क्या करते हैं, लड़कियों को लड़कों से अलग समझते हैं और कमज़ोर भी समझते हैं। लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लड़कियों के स्वास्थ्य पर भी कम ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब किसके कारण होता है? जेंडर रूढ़िवादिता के कारण ही होता है। इसी को इंग्लिश में जेंडर स्टेरियोटाइप कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सत्य नहीं है? ठीक है, जहां पर भी नेगेटिव लगा रहे नहीं, उस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ा करिएगा दोस्तों। तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा विभिन्न विधियों एवं उपकरणों के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जाता है, जिसके लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक कथन दिया है, साथ में एक तर्क यानी कि रीजनिंग दिया है। कथन है कि एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। और रीजन दिया है कि कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। तो इसका सही जवाब है, यानी कि जो ए है वह सही है। यानी कि क्या होना चाहिए कि अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक और भाषाई विविधता को तो समझना चाहिए, किंतु आपका बी क्या है? गलत है कि कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। ठीक है, तो ए सही है, लेकिन आर क्या है आपका? गलत है। एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को तो समझना चाहिए, क्योंकि कक्षा में सभी बालक एक ही क्षेत्र के नहीं होते हैं, सभी बालक अलग अलग क्षेत्र के होते हैं। इसलिए उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषा सभी अलग अलग होते हैं। इसलिए कक्षा में अध्यापक को विविधताओं को समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थी का समरूप समूह गठित नहीं करेंगे, यानी कि एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? समरूप समूह नहीं गठित करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो बालक को अनुभव होगा कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आह पीनाला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई यह योजना क्या कहलाती है? तो इसे क्या कहते हैं? इसे स्मरणोपकारी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में निमोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? निमोनिक्स कहते हैं। यानी कि विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों को क्रम सिखाने के लिए प्रियंका ने जो बैनी आह पीनाला रंगों के क्रमों का स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई जो योजना बनाई है, उसे स्मरणोपकारी या निमोनिक्स कहते हैं। ठीक है, यह परिवर्णी शब्द स्मरण जो सूचना को क्रम में याद रखने में मदद करती है की बात की गई है। स्मृति सहायक व्यवस्थित प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे सूचना के अवधारण और प्रत्याधान में क्या होती है? सहायता मिलती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। बचे हुए 15 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।